बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो। अब तकरीबन आधी रात गुजर चुकी है। सराय में हर तरफ सन्नाटा है। मैं दरवाज़ा खुला रखूँगा ताकि तुम आसानी से इसका जिस्म लेकर यहाँ दाखिल हो सको। जाओ, जो मैं कह रहा हूँ इस पर अमल करो। हमजाद मेरी बात सुनकर नरगस को लेने रवाना हो गया। गर्मियों के दिन थे और चांदनी रात। बहुत से मुसाफिरों ने अपनी चारपाइयाँ सराय के कच्चे सहन में बिछा रखी थी। मैं बरामदे में खड़ा हुआ हमजाद के लौटने का मुंतज़िर था। चंद लम्हों बाद ही मुझे हमजाद फ़िज़ाओं में तैरता हुआ नज़र आया। इसके हाथों में जो जिस्म था, इसके बारे में मुझे यकीन था कि वो नरगस ही का जिस्म है। वो अब आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी से नीचे उतर रहा था। मैं कमरे की तरफ मुड़ने ही वाला था कि इसी वक्त मेरी समात से किसी की आवाज़ टकराई। कोई तकरीबन चीखते हुए भूत 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 का नारा लगा रहा था। अपने आसपास सोए हुए लोगों को बेतार कर रहा था। मेरे देखते ही देखते एकदम सराय में जाग हो गई। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी। मैं घबरा गया, मगर अब जैसे ही मेरी नज़र आसमान की तरफ उठी, मेरा दिल हमजाद की जहानत पर झूम उठा। अब नरगस का जिस्म बुलंद से बुलंद तर होता जा रहा था। फिर चंद ही लम्हों में वो बिल्कुल नज़रों से ओझल हो गया। देखने वालों ने सिर्फ नरगस का जिस्म फ़िज़ा में नीचे उतरते देखा था और हमजाद को नहीं देख सके थे। इसलिए उन्होंने इसे कोई बला या भूत तस्वर किया। हमजाद ने जब ये महसूस किया होगा कि सराय में जाग हो गई है, तो नरगस के जिस्म को वापस ले गया ताकि मैं किसी उलझन और परेशानी का शिकार न हो जाऊं। इसका ये फ़ैसला यकीनन मेरे हक़ में था। मैं भी अजनबी बनकर हकीकत अवाल जानने के लिए लोगों की भीड़ में शामिल हो गया, जो बीच सहन में एक दूसरे के करीब इस तरह खड़े थे कि अगर जुदा हो गए तो इन्हें कोई बला उचक ले जाएगी। एक ज़ईफ़ शख्स कह रहा था। मैं पेशाब करने के लिए उठ रहा था कि अचानक मेरी नज़र ऊपर उठ गई। बस क्या बताऊं, मेरे आवाज़ जाते रहे। वो तकरीबन कोई चुड़ैल नहीं, मैंने खुद देखा था। इसके बड़े बड़े बाल खुले हुए फ़िज़ा में लटक रहे थे और इसकी एड़ियाँ भी आगे की तरफ थीं और पंजे पीछे। मैं दिल ही दिल में इस बूढ़े की बात पर हंस दिया, जो अब सच में अपने मफरूज़ात भी शामिल करने लगा था। इसके साथ साथ मैं इस बूढ़े से कुड़ा भी बहुत, जिसकी वजह से मैं नरगस की कुर्बत से महरूम रह गया। अगर ये खबीस न जाग गया होता तो इतना हंगामा क्यों होता। थके थके कदमों से अपने कमरे में लौट आया और हमजाद का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में हमजाद आ गया और मैंने इससे कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। ख्वामख्वाह बना बनाया खेल बिगड़ गया, लेकिन खैर तुमने बहुत होशियारी का सबूत दिया, वरना मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। अब कुछ देर ठहरो, इसके बाद इसे उठा लाना। हमजाद मेरी बात सुनकर चौंक पड़ा। आप भी कमाल करते हैं। क्या आपको यकीन है कि ये लोग नरगस को देख चुके हैं? वो इतने बाहिम्मत हैं कि नहायत आराम और बेखौफी से सो जाएं। खौफ की वजह से इन में से किसी को सुबह तक नींद नहीं आएगी। मेरा ख्याल ये है कि आज रात आप सब्र करें। ज़िंदगी में बहुत सी हसीन रातें आएंगी। कल सबसे पहला काम कोई मकान हासिल करना है ताकि आप बाफाजत वहाँ रह सकें और वहाँ ये तमाम ख़तरात दरपेश ना होंगे। हमजाद के समझाने पर आखिरकार मुझे मजबूरन खाली आगोश सोना पड़ा। सुबह जब ज़रूरत से फ़ारिग हुआ तो सराय में हर तरफ रात वाले वाक़े का जिक्र था। कई लोगों ने मुझे रोककर इस सिलसिले में बात भी करनी, मगर मैंने इसमें अपनी अदम दिलचस्पी का इज़हार किया और ये कहता हुआ आगे बढ़ गया
کہ میں تو آرام سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم اور نہ ہی میں ان خرافات پر عقیدہ رکھتا ہوں۔ جن لوگوں نے رات نرگس کے جسم کو دیکھا تھا وہ قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو یقین دلانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ میں چپ چاپ کچھ دیر بعد حمزاد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے ساتھ بہت سے کپڑے اور دوسری اشیاء لایا تھا۔ یہ کپڑے خاصے قیمتی معلوم ہوتے تھے، انہیں پہن کر دیکھ لیجئے، یہ آپ کے جسم پر بالکل ٹھیک آئیں گے۔ ویسے بھی اچھی طرح دیکھ کر ہی لایا ہوں۔ یہ آپ کے صحیح ناپ کے ہیں۔ حمزاد نے کپڑے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مگر یہ سب کس لیے لائے ہو؟ کل تم نے مجھے معمولی قسم کے کپڑے لا کر دیے تھے، بلکہ شاید میں نے ہی خود تم سے منگوائے تھے تاکہ میرا حلیہ کچھ نہ کچھ بدل جائے۔ میں نے حمزاد سے پوچھا، یہ کپڑے ان کپڑوں سے قطعی مختلف ہیں، انہیں پہننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی صاحب حیثیت آدمی نظر آئیں، کیونکہ آج آپ کو ایک مکان خریدنا ہے، نیا مکان، مگر روپے تو وہیں حویلی میں رہ گیا۔ میں نے کہا، جی نہیں، یہ دیکھیے، وہ بکس بھی یہی اٹھا لایا ہوں، اور اگر آپ کہیں تو آپ کا باقیہ سامان اور کپڑے وغیرہ بھی لا دوں۔ نہیں، فی الحال رہنے دو، جب نیا مکان لے لیں گے تو تم میری حویلی کا سب سامان اٹھا کر نئے مکان میں لے آنا۔ میں نے حمزاد کو جواب دیا، پولیس نے آپ کی حویلی سیل کر دی ہے۔ حمزاد نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد میں نے جلدی کپڑے تبدیل کیے اور شیروانی کی تمام جیبوں میں روپے ٹھونس کر حمزاد کے ہمراہ سرائے سے باہر نکل کر میں نے حمزاد سے پوچھا، مگر چلنا کہاں ہے؟ حمزاد نے میری بات سن کر جواب دیا، پہلے یہاں سے تو نکلیں، یہاں بھی آپ کو پہچاننے والی ابھی ایک شخصیت موجود ہے اس بازار میں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، جی ہاں، کیا آپ شانتی کی نائکا امینہ بائی کو بھول گئے؟ ابھی چند قدم آگے اس کا کوٹھا ہے۔ حمزاد نے مجھے بتایا، اور یہ سن کر میری رفتار کچھ اور تیز ہو گئی۔ جلد ہی ہم دلی بازار کی حدود سے نکل آئے۔ حمزاد نے مجھے یکا کرنے کا اشارہ کیا، لیکن میں اسے کہوں کدھر کی؟ میں نے حمزاد سے دریافت کیا۔ قصر گنج، حمزاد نے جواب دیا۔ پھر اس دن خاصی دوڑ دھوپ کے بعد میں نے قصر گنج میں ایک خوبصورت بڑا سا مکان خرید لیا۔ یہاں میں نے اپنا نام خورشید احمد خان شیروانی بتایا۔ اب میں اس نئے نام کے ساتھ یہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ اس مکان کے باہر خوبصورت باغ بھی تھا اور اندر مکان بھی خاصا بڑا تھا۔ مالک مکان عبدالجبار خان کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، وہ مشکل سے 30 کے لگ بھگ ہوگا۔ حال ہی میں اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ باپ نے کافی جائیداد چھوڑی تھی، مگر جبار نے ایک ہی سال میں سب کچھ ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اب یہ آخری مکان بھی فروخت کر کے وہ اپنی بوڑھی ماں کو لے کر خیر نگر دروازے کے ایک چھوٹے سے مکان میں منتقل ہو گیا تھا۔ میں نے حمزاد سے جبار کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی، اس لیے کہ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں کام کا آدمی دکھائی دیا تھا۔ جو عورت اور شراب اس کی کمزوریاں تھیں، حمزاد کو فوری طور پر اس علاقے میں مکان حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے ہی شخص کی تلاش تھی تاکہ وہ فوراً راضی ہو جائے۔ حمزاد نے میری پرانی حویلی سے، جسے پولیس نے سیل کر دیا تھا، تمام ضروری سامان لا کر نئی حویلی میں اس دن منتقل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اب بیگم پل والی حویلی میرے لیے قطعی بیکار تھی۔ اس رات میں بے چینی سے وقت گزارنے کا منتظر تھا کہ کس طرح آدھی رات گزرے تو میں حمزاد کے ذریعے نرگس کو اٹھوا لاؤں۔ ایک طرف تو میرے
शहवानी जज्बात की तस्कीन के लिए ये बहुत ज़रूरी था। दूसरी तरफ मैं बूढ़ा नवाब और ख़ुद नरगस को इनकी हरकतों की सज़ा देना चाहता था। हालांकि मेरे मकान में ये भी था कि कोई और लड़की उठवा लेता, मगर मैंने एक तीर से दो शिकार करने के लिए यही मुनासिब ख्याल किया कि नरगस ही को तख्ता मश्क बनाया जाए। इस तरह मैं अपने दुश्मन नवाब साहब को भी रूहानी कर्ब में मुब्तला कर सकता था। इस मरतबा भी मेरा यही फ़ैसला था कि नरगस को वापस ना किया जाए। ये सारा वक्त मैंने बड़े इज़्तिराब और बेकली में गुजारा। खुदा करके रात ज़रा डली तो मैंने अमजाद को तलब करके नरगस को उठा लाने का हुक्म दिया। चंद ही लम्हों में वो मेरी मसहरी पर मैं वे ख्वाब थी। मैं तेज़ी से इसके करीब पहुंचा और इसे जगाया। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही इसने चीखना चाहा, मगर मैंने फ़ौरन इसके मुंह पर हाथ रखकर सख्ती से कहा, अगर तुमने ज़रा सी भी चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो इस मर्तबा वाकई तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे नरगस की आंखों में आंसू तैरते नज़र आए। मैंने इसके मुंह से हाथ हटाया। तुमने देखा कि तुम कभी मेरी दस्तरस से बाहर नहीं हो। तुमने मेरी मोहब्बत से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मुझे फंसवाने की कोशिश की, लेकिन मुझ पर हाथ डालने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। मुझे एतराफ़ है कि तुम्हारा अय्याश बाप बड़े असर और रसूख का मालिक है, मगर मेरे आगे एक तुम्हारा बाप ही क्या अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। अब देखता हूँ कि वो तुम्हें किस तरह मेरी आगोश से छीनता है। अगली सुबह कपड़े तब्दील करने के बाद हमजाद को तलब करके नाश्ता वगैरह मंगवाने के लिए सोच रहा था कि मुझे दरवाज़े पर दस्तक सुनाई दी। मेरे माथे पर शिकने पड़ गईं। कौन हो सकता है? मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं जानता। मैंने कमरे की खिड़की ज़रा सी खोली और बाहर झांका। वो अब्दुल जब्बार था, अब्दुल जब्बार जिससे मैंने ये मकान ख़रीदा था। मगर ये अब क्यों आया है, मैं कुछ ना समझ सका। मैं कमरा खोलकर बरामदे से गुज़रता हुआ बड़े दरवाजे तक पहुंचा और इसे अंदर बुला लिया। मैंने इसे बाहर वाले कमरे में ही बिठा दिया था। वो हैरत से कमरे की सजावट और कालीनों वगैरह को देख रहा था। एक ही दिन में मकान की हैबत बदल कर रह गई थी। वो गालिबन इसी बात पर हैरान था। इसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सुर्ख थी, जैसे वो रात भर सो न सका हो। मैंने इसका जायज़ा लेकर इससे आने का सबब दरियाफ्त किया। वो पहले कुछ झिझका, फिर किस कदर हकलाते हुए इसने बामुश्किल कहा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आपके पास आऊं, मगर इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने इसकी बात सुनी तो बड़ी हैरत हुई। इसने कल ही तो ये मकान बेचकर मुझसे एक बड़ी रकम ली थी। वो क्या हुई, मैंने यही सोचकर पूछा। मगर कल तो तुम्हारे पास काफ़ी रकम थी, आखिर इसका क्या हुआ? मेरा सवाल सुनकर वो कुछ मज़ीद मालूल दिखाई देने लगा। मगर आप मुझसे ये सब ना पूछें तो मैं आपका ममनून होऊंगा। ये सब कुछ बताना मेरे लिए तकलीफ़देह है, लेकिन अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मुझे सर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलेगी। मगर तुमने तो बताया था कि तुम अपनी वालदा को लेकर खैर नगर दरवाज़े में मुंतकिल हो गए हो। क्या वो तुम्हारा अपना मकान नहीं? मैंने फिर सवाल किया। हाँ, कल रात तक था, मगर अब नहीं। मैं इस मकान को भी हार चुका हूँ। जब्बार की आवाज़ में बड़ा दुख था। मैंने देखा कि इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे हैं। मुझे इस पर बहुत रहम आया। तुम मर्द होकर हिम्मत हारते हो, कमाल करते हो। बोलो कितना रुपया चाहिए? मेरी बात सुनकर जैसे इसमें ज़िंदगी आ गई। इसने आगे बढ़कर मेरे पांव पकड़ लिए और भरी हुई आवाज़ में बोला, आप बहुत अजीम हैं खुर्शीद साहब, बहुत। मैंने इसे उठाकर सीने से लगाया। अब इसके रुखसारों पर आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद जब इसकी तबीयत संभली तो मैंने इसे एक बड़ी रकम दी, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। मगर मुझे इतने रुपयों की तो ज़रूरत नहीं। फिर वो बोला, आप मुझसे तहरीर ले लें। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बात याद रखना,
तुम इन रुपयों को जुए में बराबर नहीं करोगे। वो मेरी बात सुनकर उछल पड़ा। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं जुआ खेलता हूँ? इस चक्कर में ना पड़ो कि मुझे किस तरह मालूम हुआ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ इस पर अमल करने की कोशिश करना। अब तुम जा सकते हो और जब जी चाहे मेरे पास आ सकते हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुले हुए हैं। जब्बार को रुखसत करके मैं एक मर्तबा फिर नरगस के कमरे में आया। वो अभी तक इस तरह बैठी थी। मैंने इसके करीब जाकर इसका हाथ पकड़कर उठाया और बोला, उठो, वो सामने गुसल खाना है, गुसल कर लो, इतने में नाश्ता मंगवाता हूँ। वो बामुश्किल मेरे इसरार पर उठकर नहाने गई। वो नहा कर निकली तो मैं अमजाद से नाश्ता मंगवा चुका था। वो खामोश खामोश सर झुकाए बिल्कुल मुजरमों की तरह नाश्ता करती रही। सुनो, अब अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, समझ गई? वो मेरी बात सुनकर भी खामोश रही। मैं इसी कमरे में बंद करके दूसरे कमरे में आकर सो गया। शाम के करीब मैं सोकर उठा और नरगस के कमरे में पहुंचा तो वो जाग रही थी। खुदा मालूम वो सोई थी या नहीं। इसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए एक अजीब जुमला कहा, क्या इस तरह तुम समझ सकते हो कि मेरी मोहब्बत हासिल कर लोगे? इससे तुम्हारा मतलब? मैंने कहा, तुम ज़बरदस्ती मेरा जिस्म तो हासिल कर सकते हो मगर मुझे खुद से मोहब्बत पर मजबूर नहीं कर सकते। मैं नरगस का जुमला अधूरा रह गया इसलिए कि मुझे दरवाज़े पर दस्तक सुनाई दे रही थी। मैंने जल्दी से नरगस को कमरे में बंद किया और बाहर के दरवाजे तक पहुंच गया। मैं जब्बार को देखकर ठिठका। इसका चेहरा आज भी कल की तरह उतरा हुआ था। मैं बगैर कुछ बताए सब कुछ समझ गया। वो आज भी जुए में सब कुछ हार आया था, जिसकी तस्दीक भी कुछ देर बाद हो गई। आखिर तुम नहीं माने क्यों? मैंने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा था आज रात के बाद फिर कभी ना जुआ खेलूँगा। बस आज रात पिछली सारी कसर पूरी कर लूँगा, मगर तकदीर के आगे मैं ही क्या सब ही बेबस हो जाते हैं। तुम जुआ कहाँ खेलते हो? इतना बड़ा जो ज़ाहिर है किसी मामूली जगह नहीं हो सकता। मैंने दरियाफ्त किया। मेरे सवालों के जवाब में इसने जो कुछ कहा इसे सुनकर मैं उछल पड़ा। इसने कहा था कि ये जुआ नवाब साहब के यहाँ होता है, जहाँ शहर के बड़े लोग अक्सर जमा होते हैं। नवाब साहब ही की हवेली के एक हिस्से में जुआ होता है। तुम शाम को आना, आज रात तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। मैंने जब्बार से कहा। इसे शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। इसे शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आया। आप यानी आप मेरे साथ जुआ खेलने चलेंगे? आपने तो मुझे मना किया था। जब्बार ने अपनी हैरत का इजहार किया। तुमने इन 2 दिनों में जो रकम हारी है वो जीतने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे, मगर खेलोगे तुम। मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ से रकम लगाऊंगा। अब तुम जाओ। मैंने जब्बार को रुखसत किया और नरगस के साथ नाश्ता वगैरह से फारिग होकर सोने के लिए लेट गया। मैं इसी रात जब्बार ने ज़ोर ज़ोर से बाहर का दरवाज़ा पीटा तो मेरी आंख खुली। फिर कुछ देर बाद ही मैं और जब्बार यक्के में बैठे बेगमपाल की तरफ जा रहे थे। वो बेगमपाल जहाँ से कई दिनों पहले मैं फरार हुआ था, यहाँ मेरे सबसे बड़ा दुश्मन रहता था। वो दुश्मन जिसने मुझे कभी नहीं देखा था, जो मेरी सूरत से ना आशना था। आज मैं पहली मर्तबा इसकी हवेली में जा रहा था। इस अरसे में अमजाद ने मुझे मालूम हुआ था कि नवाब साहब ने नरगस की गुमशुदगी के बारे में पुलिस को मुत्तला कर दिया है और अब पुलिस सरगर्मी से नरगस की तलाश में है। कल रात पुलिस ने एक जगह इस सिलसिले में छापा भी मारा था, मगर नाकाम रही थी। नवाब साहब ने दारुल हुकूमत भी अपने ख़ास आदमी रवाना किए थे ताकि वो वायसराय से
मिलकर मेरठ के हालात पर बात करें। इम्कान था कि बड़े पैमाने पर मेरठ के अहकाम के तबादले होंगे, लेकिन मुझे हैरत थी तो सिर्फ इस बात की कि इस तरह तो नवाब साहब अपनी लड़की की गुमशुदगी से सख्त परेशान थे। दूसरी तरफ इनकी अय्याशियाँ बदस्तूर जारी थी। कुछ नवाब साहब के महल नुमा हवेली के सामने रुका, यक्का नवाब साहब की हवेली के सामने रुका तो मैं चौंका। जब्बार यक्के से कूद कर नीचे खड़ा हो गया और मेरे उतरने का मुंतज़िर था। मेरी इस वक्त अजीब हालत थी। अगर नवाब साहब को अपने सामने देखकर मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका तो क्या होगा, इसलिए कि मेरा असल दुश्मन तो यही है जिसने मुझे कत्ल कराया, मुझे मसाइब में गिरफ्तार